Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So from today I am starting the discussion of question paper of General Economics paper 1 Indian Economic Service Examination 2023. 2023 का पेपर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना और क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन मैं इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ, पूरा पेपर सॉल्व करना है हमको, इसलिए इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट. In a two good world, show that both the goods cannot be inferior. प्रूव करना है दोनों goods inferior नहीं हो सकते. तो देखिए, let x1 be the quantity of good 1 and x2 be the quantity of good 2. Also let p1 be the price of good 1 and p2 be the price of good 2. Also let m be the income of consumer. तो x1 हो गया क्वांटिटी ऑफ गुड 1, x2 हो गया क्वांटिटी ऑफ गुड 2, p1 हो गया प्राइस ऑफ गुड 1, p2 प्राइस ऑफ गुड 2, m है इनकम ऑफ द कंज्यूमर. सो द बजट लाइन इज p1 x1 प्लस p2 x2 इज इक्वल टू m. अब इसको करते हैं डिफरेंशिएटिंग with respect to m. So I'll have p1 into dx1 by dm plus p2 into dx2 by dm is equal to 1, right? इसको अब नंबर 1 बोल देता हूं मैं, छोड़ देता हूं यहां पे. अब ये दोनों अगर इंफीरियर गुड्स हैं, let x1 and x2 be inferior goods, both are inferior goods. This means dx1 by dm is negative and dx2 by dm is negative. अगर x1 x2 दोनों इंफीरियर गुड हैं तो इनकम से इनका रिलेशन नेगेटिव होगा, यानी dx1 by dm नेगेटिव होगा, dx2 by dm भी नेगेटिव होगा. ठीक है. अब अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी है, इफ दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, p1 पॉजिटिव होता तो ये एंटायर नेगेटिव क्वांटिटी हो गया. दिस मीन्स p1 into dx1 by dm is also negative and p2 into dx2 by dm is also negative. इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा? p1 dx1 by dm प्लस p2 dx2 by dm. दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करके आंसर नेगेटिव ही आएगा. तो इसका मतलब क्या है? देखो 1 और 2 से आप देखिए ध्यान से. 1 में कह रहे हैं इन दोनों का सम पॉजिटिव 1 है और 2 में कह रहे हैं दोनों का सम नेगेटिव है. कॉन्ट्रडिक्शन है. Equation 1 and 2 clearly represent a contradiction, which means our assumption that both the goods are inferior is incorrect. तो हमारी जो assumption थी कि दोनों goods inferior हैं वो incorrect है, क्योंकि दोनों एक साथ यहां पर equation hold नहीं कर सकती है. एक जगह पे उनका सम 1 आ रहा है, एक जगह पे सम नेगेटिव आ रहा है, पॉसिबल नहीं. ठीक है, क्लियर? ओके. बी पार्ट पे चलते हैं. कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन. ये कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्सटीट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन है. Q इज इक्वल टू L पावर रो प्लस K पावर रो होल पावर गामा बाय रो. इसका वैसे इलास्टिसिटी होता है 1/1 माइनस रो. इसका आंसर यही आने वाला है, क्योंकि कैलकुलेट करने को बोला है तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग. तो हमारे पास है Q इज इक्वल टू, वी हैव प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू पहले L है शायद यहाँ पे, L पावर रो, L पावर रो प्लस K पावर रो होल पावर गामा बाय रो. खैर फर्क नहीं पड़ता पहले का, लेकिन क्वेश्चन में पहले L दिया था, मैं पहले L लिख रहा हूं इसलिए. नाउ वी फाइंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर MPL. ये होगा क्या? डेल क्यू बाय डेल एल. दिस इज गामा बाय रो, L पावर रो प्लस K पावर रो होल पावर गामा बाय रो माइनस 1 इंटू L पावर रो का होगा रो L पावर रो माइनस 1, K पावर रो का 0. सिमिलरली I'll find marginal product of capital MPK. It is del Q by del K. This is gamma by rho, L power rho plus K power rho whole power gamma by rho minus 1 into K power rho का होगा rho into K power rho minus 1.
What is elasticity of substitution? Sigma is MPL by MPK. Oh sorry. इससे पहले हमें निकालना पड़ता है MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन. इसको यूज करके हम निकालते हैं इलास्टिसिटी. MRTS होता है MPL by MPK. सो दिस इज गामा बाय रो, L पावर रो प्लस K पावर रो होल पावर, गामा बाय रो -1 इंटू रो L पावर रो -1, और नीचे एमपी क्या आएगा, गामा बाय रो L पावर रो प्लस K पावर रो होल पावर, gamma by rho -1 into rho into K power rho -1. Now clearly I can cancel this gamma by rho, this whole expression, and rho. So I'm left with L by K power rho -1. लेकिन हमको K by L फॉर्म में चाहिए होता है MRTS. तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी. लेकिन इट इज K by L पावर 1 माइनस रो. यानी MRTS क्या हो गया, MRTS इज K बाय L पावर 1 माइनस रो. आप जानते हैं इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू डी लॉग K बाय L अपॉन डी लॉग MRTS. तो पहले हमको इसका दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा इस फॉर्म में लाने के लिए. टेकिंग लॉगरिथम, तो आई गेट नेचुरल लॉग ऑफ MRTS इज इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m पावर n में पावर आगे आ जाती है, तो 1 माइनस रो टाइम्स लॉग K बाय L. टेकिंग डिफरेंशियल, अगर डिफरेंशियल लेंगे तो d लॉग MRTS इज इक्वल टू 1 माइनस रो टाइम्स d लॉग K बाय L. दोनों साइड d लॉग MRTS डिवाइड करेंगे, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस रो टाइम्स d log K by L upon D log MRTS. Now this is nothing but the elasticity. इसको इधर ले आइए. So this means 1 upon 1 minus rho is equal to elasticity. So we got that elasticity substitution is 1 upon 1 minus rho. ठीक है, क्लियर होगी बात, राइट? तो देखिए ये इसके ऊपर अगर क्वेश्चन इलास्टिसिटी पे आता है तो आपको आंसर्स याद होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कॉब डगलस आएगा तो उसकी इलास्टिसिटी 1 होगी, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आएगा तो उसकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होगी, और CS की 1 अपॉन 1 माइनस रो होगी. ये बातें आपको ध्यान रखनी है. किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, वैसे क्लास में हमने आपको सब कराया हुआ है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने इसका आ जाए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट? चलिए जब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट देखिए जरा. बी में कह रहा है कि द फॉलोइंग एस्टिमेटेड इक्वेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय OLS विद सैंपल साइज 80. रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है आपको, मल्टीपल रिग्रेशन है. फिगर्स इन पैरेंथेसिस इंडिकेट स्टैंडर्ड एरर्स, यानी ये जो चीजें हैं ये सब स्टैंडर्ड एरर्स हैं. आप जानते हैं इकोनोमेट्रिक्स में आपने पढ़ा हमारे साथ. द एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स ESS इतना है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स RSS इतना है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R स्क्वायर एंड R बार स्क्वायर. पहले इतनी बात करते हैं. देखिए आपके पास ESS है 112.5. सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट कर रहे हैं अब हम लोग. ESS है 112.5, RSS था 19.5 था, 19.5. तो TSS होता है ESS प्लस RSS, तो 132 आ गया जी. ठीक है, अभी देखिए R स्क्वायर क्या होता है. R स्क्वायर होता है ESS डिवाइड बाय TSS, यानी 112.5 डिवाइड बाय 132. तो 112.5 बाय 132 कीजिए एक बार जरा. 112.5 डिवाइड बाय 132, यार 0.85227, 0.8523 कर लेते हैं 227 को. अब एडजस्टेड R स्क्वायर की बात कर रहा था वो. R बार स्क्वायर होता है क्या, 1 माइनस R स्क्वायर टाइम्स n-1 अपॉन n-k. तो
तो होगा ये 1 माइनस 0.8523 टाइम्स एन 80 था वहां पे, तो 80 माइनस 179, और के देखिए क्या होता है नंबर ऑफ पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर्स हैं? बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, 4 पैरामीटर्स हैं हमारे पास। तो के 4 है, तो 80 माइनस 4 76। तो दिस इज 1 माइनस 0.1477 इंटू 79/76, तो 0.1477 इंटू 79 डिवाइड बाय 76, यार है 0.15353, 0.1535 कर लीजिए। 1 माइनस 0.1535, तो दिस इज 0.8465। तो आर बार स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 0.8465। आर स्क्वायर आ गया आपके पास, आर स्क्वायर आ रहा है 0.8523, आर बार स्क्वायर आ रहा है 0.8465। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में कह रहा है क्या? टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोप कोफिशिएंट बाय यूजिंग टी स्टैटिस्टिक एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नीचे टी 0.95 दे रखे। देखो वैसे तो हम टेल जो है, अपर टेल है या लोअर टेल है या टू टेल है, ये डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक नोशन कि इकोनॉमिक नोशन क्या है, रिलेशन कैसा है वेरिएबल्स का आपस में। अगर यहाँ पे कुछ भी इकोनॉमिक्स तो है नहीं, क्योंकि हमको नहीं पता y क्या, हमको नहीं पता x1 क्या, x2 क्या, x3 क्या, x4 क्या, हमको कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पर वन टेल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको वैल्यू जो दे रखी है उसने अपर टेल की दी है, सिर्फ वन टेल की वैल्यू दी है, तो अपर टेल टेस्ट लेके कर रहा हूँ सब। तो पहले हम मॉडल लिखते हैं। क्या मॉडल है हमारे पास सेकेंड पार्ट में, बी पार्ट जो भी है, रिग्रेशन मॉडल इज वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 कैप प्लस, या अगर पी आर लिखूं तो पी आर एफ मॉडल इज वाई आई इज बीटा 1 प्लस बीटा 2, x1 आई 1 ही है ना। तो इसको फिर 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 से कर लेते हैं ताकि सिमेट्री बनी रहेगी। बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 आई प्लस बीटा 2 x2 आई प्लस बीटा 3 x3 आई। तो पहले बात करते हैं, उसने टेस्ट करने को क्या क्या स्लोप कोफिशिएंट का है सिर्फ। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ बीटा 1 h नॉट होगा क्या, बीटा 1 लेस देन इक्वल टू 0, और h1 होगा बीटा 1 मोर देन 0। मुझे ये नहीं पता है कि इकोनॉमिक रिलेशन क्या है, मैं अपर टेल ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे मॉडल में पॉजिटिव, वैसे मॉडल हम चेक नहीं करते कभी भी, हम तो इकोनॉमिक नोशन बेस पे चलते हैं, मॉडल में साइन कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता। मगर क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इकोनॉमिक नोशन नहीं है, तो फिर मैं इस साइन के बेसिस पे चल रहा हूँ, और मैं वन टेल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वैल्यू टी 0.95 दे रखी है। तो अगर अल्फा बाई 2 की वैल्यू दे रखी होती तो मैं 2 टेल लेके चल रहा होता फिर। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा, वो होगा t इज इक्वल टू बीटा 1 कैप अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 कैप। तो देखिए जी, बीटा 1 कैप हमारे पास है 0.11 और उसका स्टैंडर्ड है 0.005, 0.11 अपॉन 0.005, तो देखिए कितना आता है, 0.11 डिवाइड बाय 0.005, 22 आता है जी। और यहां पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है हमारे पास n माइनस के, यानी 80 माइनस 4 76, अल्फा है 5%, तो टी अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है और वैल्यू है 1.98। तो अब देखिए यहां पे क्लियरली आप देख लीजिए, 1.98 के आगे से स्टार्ट होता है रिजेक्शन रीजन, और T22 रिजेक्शन रीजन में लाया करता है। Since t is more than t alpha, therefore we reject the null hypothesis। यानी जो t है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, तो इसमें नल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, t इज इनसिग्निफिकेंट, बीटा 1 इज इनसिग्निफिकेंट, बजाय ये लिखने के आप ये भी लिख सकते हैं, बीटा 1 is statistically insignificant,
तो यहाँ पे बीटा वन इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो आपने नल को रिजेक्ट कर दिया, मतलब बीटा वन इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, बीटा वन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, ठीक है। दैट इज बीटा वन इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ये सब काम आपको बीटा टू बीटा थ्री के लिए भी करना है। मैं बस इनके टेस्ट वही आप लिखेंगे, बीटा टू सिग्निफिकेंट है इन सब नल में, अल्टरनेटिव में बीटा टू सिग्निफिकेंट है, फिर इसका टेस्ट स्टेटस निकालेंगे टी। बीटा टू का टी क्या आएगा जी? बीटा टू का टी आएगा 3.48 अपॉन 2.2, 3.48 अपॉन 2.2। तो ये वैल्यू क्या होगी? 3.48 डिवाइड बाई 2.2, ये वैल्यू आ रही है 1.58। यहाँ पे टी लेस देन टी अल्फा, टी अल्फा तो सेम रहेगा क्योंकि डिग्री फ्रीडम भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो टी लेस देन टी अल्फा, तो यहाँ पे क्या होगा? डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। यहाँ भी यहाँ यानी जो बीटा टू है वो इनसिग्निफिकेंट है। दिस मीन्स बीटा टू इज स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। ऐसे ही टेस्ट करेंगे बीटा थ्री को, उसका भी टेस्ट वैसे ही लिखेंगे हाइपोथेसिस बीटा थ्री का भी। नल हाइपोथेसिस बीटा थ्री स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, ऑल्टरनेटिव बीटा थ्री स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। फिर निकालेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक t इज इक्वल टू, टी इसका होगा 0.43 अपॉन 0.15, 0.34 मैंने गलत पढ़ लिया क्या? हाँ 0.34 अपॉन 0.15, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा जी। तो फिर इसी बात 34/15 है, 34 डिवाइड क्या हो रहा है ये, 34 डिवाइड बाय 15, 2.2666, 2.27 कह सकते हैं। तो t मोर देन टी अल्फा हो गया, तो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो यानी बीटा थ्री इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। नल में इनसिग्निफिकेंट होता है, यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया तो मतलब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो हमारा आंसर क्या निकला कि बीटा वन सिग्निफिकेंट है, बीटा टू इनसिग्निफिकेंट है, बीटा थ्री सिग्निफिकेंट है, ठीक है। आपको पूरी फॉर्मेलिटी से सब करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन है तो आपके सामने, तो पूरा करना पड़ेगा आपको। मैंने एक स्टेप पूरा करा बीटा वन का, बाकी छोड़ दिए आपके लिए, आंसर भी बता दिया आपको। थर्ड में कह रहा है टेस्ट फॉर ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओवरऑल टेस्ट करना है जी, आइए वो भी देख लेते हैं थर्ड पार्ट में। तो नल हाइपोथेसिस क्या लेते हैं? ऑल द स्लोप कोफिशिएंट्स आर इनसिग्निफिकेंट, बीटा वन इज इक्वल टू बीटा टू इज इक्वल टू बीटा थ्री इज इक्वल टू 0। ऑल द स्लोप कोफिशिएंट्स आर स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट। और ऑल्टरनेटिव क्या लेते हैं? एटलीस्ट वन स्लोप कोफिशिएंट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। नल क्या लिया? ऑल स्लोप कोफिशिएंट्स आर स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट। ऑल्टरनेटिव क्या लिया? एटलीस्ट वन इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद निकालते हैं हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक है आपका f इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन के माइनस वन होल डिवाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन n माइनस के। आर स्क्वायर आपने कंप्यूट किया ऊपर, अभी अभी क्वेश्चन नहीं दिया था, हमने कंप्यूट किया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आया था हमारा 0.8523, तो 0.8523 डिवाइड बाय के, यहाँ पे 4 है, 4 हमारे पास पैरामीटर्स हैं, बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री। तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। 1 माइनस आर स्क्वायर मतलब 1 माइनस आर स्क्वायर निकाला था 0.147, ये भी निकाला था हमने ऊपर अभी, डिवाइड बाय n माइनस के। n है 80, के है 4, 80 माइनस 4 76। तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं 0.8523 डिवाइड बाय 3 इंटू 76 अपॉन 0.1477। नीचे जो टर्म है ऊपर जाके होगी रेसिप्रोकल। तो अब कैलकुलेटर का थोड़ा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। देखिए 0.8523 इंटू 76, ठीक है, डिवाइड बाय कर लेते हैं 3 और डिवाइड बाय 0.1477, ये आ रहा है जी 146.1855।
बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे नल रिजेक्ट होना ही है। तो देखिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर क्या है, वो होता है k-1 यानी कि 3। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर n-k यानी कि 76। और यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, ये क्वेश्चन ने दिया होगा, नहीं तो 5% लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ने दिया है यहाँ पे 5%, तो अल्फा है 5%, 0.05। तो एफ अल्फा क्या है ये भी टेबल से देखते हैं। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू पता है हमको, ठीक है। एफ अल्फा आपको देखा कितना, 1.35। एफ अल्फा इज 1.35, राइट। नाउ आपने जो टेस्ट स्टैटिस्टिक कंप्यूट किया था एफ, उसकी वैल्यू थी 146 पॉइंट समथिंग, एफ अल्फा आ रहा है 1.35। सो क्लियरली एफ इज ग्रेटर देन एफ अल्फा, देयरफॉर रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द स्लोप कोफिशिएंट्स इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, ठीक है। एटलीस्ट वन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा। क्लियर है बात? और कुछ पूछा है इसने? नहीं, और तो कुछ नहीं पूछा, राइट। समझ गया बात को? इजी क्वेश्चन था, कोई ऐसी इसमें बहुत मुश्किल बात तो नहीं थी। ऐसे तो हमने कम से कम आपको 60-70 क्वेश्चन अपनी वर्कशीट में डाल के आपसे प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन किसी बच्चे को भी दिक्कत आई होगी। किसी को क्वेरी है अभी भी तो फिर डाउट सेशन में डिस्कस कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। चलिए जब 10th क्वेश्चन में आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन का सी पार्ट, 10th क्वेश्चन सी पार्ट। इंटरप्रेट द कोफिशिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेटेड इक्वेशंस। आपको यहां से कोफिशिएंट्स को इंटरप्रेट करना है। जो फर्स्ट मॉडल है आप देख रहे हैं वो मल्टीपल लॉगलिन मॉडल है, मल्टीपल लॉगलिन। तो मल्टीपल लॉग लीनियर कह सकते हैं, मल्टीपल लॉग लीनियर मॉडल है। वहां पे आपके पास सभी वेरिएबल्स लॉग फॉर्म में। तो देखिए अब यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है, पहले अल्फा कैप की बात करते हैं। इसको आप थ्योरी में लिख सकते हैं, बस खाली लिखना है आपको अल्फा कैप। अल्फा कैप इज द इंटरसेप्ट टर्म विच रिप्रेजेंट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ log y when x1 is 1 and x2 is 1। अब x1 1 होने पर log 1 0 होता है, तो जब x1 1 होगा तो log 1 0 होगा, ये टर्म खत्म हो जाएगी। और जब x2 1 होगा तो log 2 0, ये log 1 0 होगा, ये टर्म भी खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, तो log y की वैल्यू रह जाएगी अल्फा कैप। तो अल्फा कैप इज इंटरसेप्ट टर्म which represents the average value of log y when x1 is 1 and x2 is 1, ठीक है। बीटा 1 कैप, बीटा 1 कैप क्या है? बीटा 1 कैप इज द इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x1 keeping x2 as constant, या ऐसे कह सकते हैं बीटा 1 कैप इज पार्शियल इलास्टिसिटी। पार्शियल लिखना जरूरी है। बीटा 1 कैप इज पार्शियल इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x1 keeping x2 as constant। तो y की इलास्टिसिटी x1 के रिस्पेक्ट में कौन है? बीटा 1 कैप है, जबकि x2 को कांस्टेंट रखते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं बीटा 1 कैप मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन y ड्यू टू रिलेटिव चेंज इन x कीपिंग x2 as constant। ऐसा भी कह सकते हैं और वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स व्हेन x1 चेंजेस बाय 1%, the average value of y changes by beta 1 cap percent keeping x2 as constant। तो अगर x1 में 1% का चेंज आएगा तो y की एवरेज वैल्यू में बीटा 1 कैप परसेंट का चेंज आएगा, x2 को कांस्टेंट। ये जरूरी है लिखना, और एवरेज वैल्यू लिखना जरूरी है, बात ध्यान रखिए, मैंने क्लास में बहुत बताया आपको। ऐसे बीटा 2 कैप क्या होगा सर? लिख लीजिए बीटा 2 कैप। बीटा 2 कैप इज द पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ y with respect to x2 keeping x1 as constant। सब कुछ सेम रहने वाला है। Also we can say that beta 2 cap measures the relative change in y due to relative change in x2 keeping x1 as constant। इसका मतलब क्या है? This means if x2 changes by 1%, if x2 changes by 1%, the average value of y changes by beta 2 cap percent keeping x1 as constant। तो अगर x2 में 1% का चेंज आएगा तो y की एवरेज वैल्यू में बीटा 2 कैप परसेंट का चेंज आएगा, x1 को कांस्टेंट मानते हुए। ओके, सेकंड मॉडल जो है ये लॉगलिन है। फर्स्ट जो था वो लॉग लीनियर था, मल्टीपल, ये लॉगलिन है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल लॉग फॉर्म में है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो लीनियर फॉर्म में।
तो मॉडल 2 is a log-lin model where dependent variable is in log form and independent variables are linear. तो a cap क्या है? a cap is intercept term. It measures the average value of log y when x1 is 0 and x2 is 0. यहाँ पे 0 होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे 1 होने से क्या था, log 1 0 आ रहा था, यहाँ log नहीं है, x1 0 होगा, x2 0 होगा, तो log y की वैल्यू होगी a cap. A cap is intercept term which measures the average value of log y when x1 is 0 and x2 is 0. बीटा 1 कैप क्या है? देखिए, बीटा 1 कैप मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन y ड्यू टू एब्सोल्यूट चेंज इन x1. x1 के एब्सोल्यूट चेंज के कारण बीटा y में जो रिलेटिव चेंज आ रहा है वो बीटा 1 कैप है, कीपिंग x2 एज कांस्टेंट. दिस मींस इफ x1 चेंजेस बाय 1 यूनिट, याद रखिएगा 1 यूनिट बोल रहा हूं, इफ x1 चेंजेस बाय 1 यूनिट, द एवरेज वैल्यू ऑफ y चेंजेस बाय 100 बीटा 1 कैप परसेंट, 100 बीटा 1 कैप परसेंट, कीपिंग x2 एज कांस्टेंट. इसको समझ लीजिए एक बार जरा, इसको समझा देता हूं मैं आपको इस बात को. देखिए, ये जो आपके पास मॉडल है, इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं सेकंड मॉडल को, तो आई गेट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x1 करता हूं अगर, तो आई गेट 1 बाय y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू बीटा 1 कैप, बाकी सब हट गया, तो यानी dy बाय y इज इक्वल टू बीटा 1 कैप इंटू dx. तो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, dy बाय y इंटू 100 इज इक्वल टू 100 b1 कैप इंटू dx. तो अगर x में एक यूनिट का चेंज है, dx1 अगर 1 होगा, तो y में जो ये क्या है, dy बाय y इंटू 100 कैप, परसेंटेज चेंज इन y है कितना, 100 बीटा 1 कैप. ये मैंने लिखवाया आपको, ये बात मैंने लिखवाई आपको कि अगर x1 में एक यूनिट का चेंज आएगा, तो एवरेज वैल्यू y में 100 बीटा 1 कैप परसेंट का चेंज आएगा, x2 को कांस्टेंट मानते हुए. ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है, यहाँ पर डेल है बेसिकली, आई एम डूइंग पार्शियल डेरिवेटिव, डेल y बाय डेल x डेल है. ठीक है, सेम बीटा 2 कैप क्या है? बीटा 2 कैप, बीटा 2 कैप इज a measure of absolute change in y, measure of relative change in y due to absolute change in x2. y में relative change और x में absolute change, keeping x1 as constant. In other words, if x1 changes by, if x2 changes by 1 unit, अगर x2 में 1 यूनिट का चेंज आएगा, if x2 changes by 1 unit, then average value of y changes by 100 beta 2%, keeping x1 as constant. x1 को कांस्टेंट मानते हुए. ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन था जहां पे आपको इंटरप्रेट करना था. मैंने सभी मॉडल्स आपको पढ़ाए हुए हैं, पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है फंक्शनल फॉर्म्स का, जहां पे सभी तरह के मॉडल्स पढ़े हैं, डबल लॉग, लॉग लिन, लिन लॉग, रेसिप्रोकल, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स. ठीक है, सब आपको पढ़ा रखे मैंने. रिग्रेशन टू ओरिजिन, कोई भी क्वेश्चन आया तो आप इजीली कर सकते हैं, बस ये क्वेश्चन आया तो मैंने आपको एक बार बता दिया. ठीक है, समझ गए? कोई अगर किसी को दिक्कत लग रही है तो डाउट सेशन जिंदाबाद, आइए डाउट सेशन डिस्कस कर लेंगे. राइट, चलिए जब आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन में ही आगे बी पार्ट पे चलते हैं. बी पार्ट कह रहा है, सपोज दैट टू फर्म्स आर सेलिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, दे कैन चार्ज हाई प्राइस और लो प्राइस, द पे ऑफ मैट्रिक्स फ्रॉम देयर एक्शंस आर गिवन बिलो. ये आपको पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड नैश इक्विलिब्रियम. बहुत सिंपल है, तो ऐसे तो मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता था गेम थ्योरी का. फर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. फर्म 1 सोचिए अगर फर्म 2 हाई स्ट्रेटेजी चूज करती है, इफ फर्म 2 चूजेस हाई स्ट्रेटेजी, तो उसके लिए बेस्ट क्या है? 8 और 10 में से बेस्ट क्या है? 10. तो लिख देंगे, इफ फर्म 2 चूजेस हाई स्ट्रेटेजी, द बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर फर्म 1 इज चूजिंग एल. ठीक है, और अगर फर्म 2 एल चूज करती है तो बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? 3 5 में से 5. एंड इफ फर्म 2 चूजेस एल, देन द बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर फर्म 1 इज L, right? Now from firm 2's point of view, अब firm 2 क्या सोचती है? If firm 1 chooses H strategy, then firm 2's best response is L, क्योंकि वहाँ पे पे ऑफ ज़्यादा है. And if firm 1 chooses L strategy, then firm 2's best response is 3 5 में से 5 ज़्यादा है, best response is L. So in this situation, L comma L is the pure strategy Nash इक्विलिब्रियम ऑफ दिस गेम, क्योंकि दोनों एल एल चूज करने वाली हैं, तो एल एल क्या है यहाँ पे? प्योर स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम हो गया.
इज देयर एन डोमिनेंट स्ट्रैटेजी इन दिस गेम? देखिए फर्म 1 जो है हमेशा एल चूज कर रही है, इट इज ऑलवेज चूजिंग एल, आप देख रहे हैं। सिंस फर्म 1 इज ऑलवेज चूजिंग एल नो मैटर व्हाट फर्म 2 इज डूइंग, सो एल इज द डोमिनेंट स्ट्रैटेजी फॉर फर्म 1, ठीक है। ऐसे ही फर्म 2 भी हमेशा एल चूज करने वाली है, आप देख रहे हैं वो हमेशा एल चूज कर रही है। सिमिलरली फर्म 2 इज ऑल्सो ऑलवेज चूजिंग एल नो मैटर व्हाट फर्म 1 इज डूइंग, so L is the dominant strategy for firm 2. So both the firms have dominant strategies and their dominant strategies are LL. So LL is dominant strategy Nash equilibrium. अब बताइए इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। समझ गए बात को? क्लियर है? कुछ और तो नहीं पूछ रहा इसमें? नहीं, ये और तो कुछ नहीं पूछ रहा, राइट। कोई इशू है तो फिर डाउट सेशन पूछिएगा मुझसे।